नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विपुल राठौड़ और स्वागत है आप ही की चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम जो है यूनिट नंबर फर्स्ट में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने कल परिवार टॉपिक स्टार्ट किया था। माफी चाहता हूं, कल जो है कुछ कारण मैं जो है उस वीडियो को पूरा बनाना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाया था, इसलिए उसको उतने पार्ट है, उससे आगे की पार्ट यानी जो कुछ विशेषताएं बची है और परिवार के जो प्रकार है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दो विशेषताएं कल हो गई थी। तीसरी विशेषता देखो, भावनात्मक संबंध। भावनात्मक संबंध यानी परिवार की एक प्रमुख विशेषता होती है भावनात्मक संबंध। यानी परिवार में जो भी लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की भावनाओं से, एक दूसरे इमोशन से जुड़े होते हैं। हम सभी पता है कि हमारे जो परिवार है इसमें सब प्रेम से, भाईचारे से, सहयोग से रहते हैं। कुछ बातें हो सकती है, विचार मतभेद अलग होते हैं, लेकिन सब परिवार में आराम से प्यार से रहते हैं। तो ये क्या है? ये है भावनात्मक संबंध, इमोशनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। यानी भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग भी करते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। तो इस समय ये जो पॉइंट है भावनात्मक संबंध इस प्रकार क्लियर हो जाता है कि परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यानी अगर एक भाई को जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो दो या तीन भाई, जितने भी उसके भाई होते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं। इस प्रकार अलग अलग मोड़ पर हम अलग अलग प्रकार की भावनाओं का, अलग अलग प्रेम का, अलग अलग त्याग के उदाहरण हम जीवन भर हमारे परिवार में देखते रहते हैं। अगला पॉइंट है परिवार स्थायी व अस्थायी। परिवार स्थायी व अस्थायी का अर्थ यह है कि परिवार एक स्थायी संस्था भी है, अस्थायी संस्था भी है। संस्था कहने का मतलब यह है कि परिवार में मृत्यु बना दिया, जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी की भी, तो उसके बाद परिवार में सदस्यता कम हो जाती है, एक व्यक्ति की सदस्यता कम हो जाती है, लेकिन परिवार लंबे समय तक चलता रहता है। ये उसकी क्या है? स्थायी। यानी अस्थायी है सदस्यों के कारण और स्थायी है सभी सदस्यों के कारण। यानी ये परिवार जो है अमर रहता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। अगला पॉइंट है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता सार्वभौमिकता मतलब सारे संसार में परिवार मौजूद है। यानी विश्व में आप कोई भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको परिवार मिलेंगे। तो सार्वभौमिकता मतलब हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी काल में आप देख लो, परिवार का अस्तित्व आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इसका नाम है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल जिसे कहते हैं। छठा पॉइंट है आपके इसमें, हाँ, सार्वभौमिकता। और छठा पॉइंट है इसके अंदर है सदस्यों की सीमित आकार। सीमित आकार मतलब परिवार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो एक जो वृद्ध सदस्य है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद परिवार छोटा हो जाता है, फिर पुनः नया सदस्य उत्पन्न होता है, लेकिन एक सदस्य की कमी होती है, एक सदस्य आता रहता है। इस प्रकार इसका जो आकार है वो सीमित होता है, मतलब ज्यादा बड़ा थोड़ा भी नहीं होता है और ज्यादा छोटा भी नहीं होता, मतलब सीमित आकार में हम इसे कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट है 7 नंबर, वो पॉइंट है आपके विवाह। विवाह के द्वारा परिवार में विवाह होते रहते हैं और विवाह के द्वारा सदस्यों की संख्या वृद्धि होती रहती है। ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी विवाह भी परिवार की एक विशेषता है, यानी परिवार में विवाह होते रहते हैं, ये परिवार की क्या है? विशेषता। 8 नंबर हम पॉइंट की बात करें। 8 नंबर जो हमारा पॉइंट है विवाह के बाद, वो है उत्तरदायित्व का। नहीं सॉरी, उत्तरदायित्व तो आपको कल क्लियर कर लिया था। 8 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है आपके, सॉरी एक मिनट में थोड़ा सा रिमेम्बर कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, थोड़ा माफी चाहता हूँ आपसे। रचनात्मक प्रभाव, सॉरी माफी चाहता हूँ आपसे, बीच में लगा इसे, सॉरी। रचनात्मक प्रभाव का मतलब होता है परिवार के अंदर कोई ना कोई मनोवृत्ति, व्यवहार, दशाएं आदि जो होती है वो रचनात्मक होती है, यानी रचनात्मक गतिविधियों को दर्शाते हैं। इसीलिए इसे बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। 9वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ होता है
परिवार में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ काम करता है, लेकिन वो समाज के नियमों के दायरे के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम समाज के नियमों के खिलाफ चलकर जो कोई काम करें उसे सामाजिक मान्यता नहीं होती। इसलिए इस परिवार के ऊपर क्या होता है, सामाजिक नियम। तो ये आपके 9 ऐसी विशेषताएं हैं जो परिवार में दिखाई देती है। अब हम परिवार के टाइप्स पर बात करेंगे, परिवार के प्रकार। दो परिवार तो आप सबको पता है और बहुत ही फेमस है। परिवार के जो प्रकारों की बात करेंगे, इसके अंदर 2 परिवार है, एक तो है एकल परिवार और एक है आपके संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, अब मैं इसको आपको बहुत ही कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, एकल और संयुक्त को। देखो, एक बालक है जिसका नाम है, एक बालक है जिसका नाम है राजेश, और एक बालक है जिसका नाम है महेश। 2 बालक हैं, राजेश और महेश। राजेश अपने माता पिता के साथ रहता है और महेश अपने दादा दादी, चाचा चाची व उनके बच्चे, माता पिता, भाई बहन के साथ ही रहता है। तो इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से आप ये समझ चुके होंगे कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। एकल परिवार वह होता है जहाँ पर माता पिता अपने संतान के साथ रहते हैं, वह एकल परिवार होता है। अगर संतान नहीं हो, अकेले रहते हैं तो भी एकल परिवार, मतलब उसको परिवार नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर संतान नहीं हो तो उसको हम परिवार नहीं गृहस्थी कहेंगे। तो माता पिता और बच्चे जहाँ पर रहते हैं वो होता है एकल परिवार, जैसे सिंगल आप फैमिली कह सकते हैं। और संयुक्त परिवार जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, माता पिता, खुद के भाई बहन, या हो सकता है इसमें कुछ रिश्तेदार भी शामिल हो, जैसे जो यहाँ पर रह रहे हो, या ताऊ ताई है वो और उनके बच्चे। इस प्रकार बड़ा सारा एक पूरा परिवार जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अगर हम हमारी देसी भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं शीर आ रहे, सागर से शीर में रहे, इनका न्यारा हो गया। अगर मतलब अकेले रह रहे, न्यारा हो गया, और वो क्या शीर में रह, सारा सागर, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, यहाँ अकेले रहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंटों की कि संयुक्त परिवार जो एकल परिवार जो होता है वो क्यों बनता है और संयुक्त परिवार क्यों विघटित होता है। इसके बनने के कारण देखो, इसके बनने के कारण में सबसे बड़ा एक पॉइंट शामिल होता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी एकल परिवार बन जाते हैं, क्योंकि परिवारों की जनसंख्या वृद्धि या सदस्य संख्या वृद्धि, यानी जहां आपको पता है कि सदस्य संख्या बढ़ जाती है, वहां पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि सदस्य अपने आसपास साथ में नहीं रह पाते, इसलिए वह परिवार एकल परिवार हो जाता है, मतलब अलग हो जाते हैं परिवार से। ये प्रमुख कारण होता है। मतलब बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे, एग्जाम्पल देखे होंगे, जहाँ पर बहुत सारे परिवार जो है सदस्य संख्या वृद्धि हो जाती है, फिर उनके बीच में छोटे छोटे किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाते हैं, और फिर वे कहते हैं हम तो अलग होंगे, हमारे अलग रोटी पोएंगे, इस प्रकार वो अलग हो जाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट है स्वतंत्रता। एक है स्वतंत्रता, यानी प्राइवेसी जिसे कहते हैं, अपनी मनमर्जी का कार्य करने की आज़ादी यहाँ पर कम मिलती है, यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। यानी इस परिवार में लोग जो है वो अपने आप को मतलब उस प्रकार से नहीं ढाल पाते हैं, या हम कहें तो जैसे यहाँ जो बहुएं होंगी वो ये चाहती है कि एकल संयुक्त परिवार में कि वो उनकी मर्जी नहीं करे, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर सासू होती है, दादी सासू होती है, वो उनकी मर्जी नहीं चला देती। लेकिन यहाँ एकल परिवार में वो अपनी मर्जी चला सकती है। लेकिन ये जो कारक है स्वतंत्रता का कारक, ये यहाँ पर इसलिए मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसलिए स्वतंत्रता का कारक चलता है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है अर्थ, धन का, पैसे का फैक्टर होता है। पैसे का फैक्टर ऐसे होता है कि वहाँ जो है अगर संयुक्त परिवार की बात करें, एक व्यक्ति की आमदनी है, एक व्यक्ति की आमदनी पर 10 जने आराम से खा रहे हैं, वहाँ पर एक जना कमा रहे 10 जने खा रहे हैं। और यहाँ पर से अगर 4 जने हैं तो 4 में से अगर 3 जने कमा रहे हैं तो भी प्रॉफिट में है, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति की कमाई पर 10 जने खा रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है संयुक्त परिवार में, ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी खाने वाले ज़्यादा होते हैं, कमाने वाले कम। और यहाँ जो है कमाने वाले भी ज़्यादा होते हैं और खाने वाले भी उनके अनुपात में होते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है
जनसंख्या इसका एकल परिवार बनेगा। अब हम एक बात करते हैं कि संयुक्त परिवार के फायदे देखो। संयुक्त परिवार के फायदे आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 तो होता है सुरक्षा। सुरक्षा पॉइंट नंबर 1 होता है सुरक्षा। यहाँ तो है बच्चों के जो पालन पोषण या उनकी सुरक्षा की हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा की बहुत कम मतलब आप गारंटी कर सकते हो कि भाई एक बच्चा अकेला घर माता पिता दोनों का है, अगर किसी नौकर की जरूरत पड़ जाए और वो नौकर कल को उस बच्चे को लेकर कहीं भीख मांगने चला जाए या उससे कुछ उस बच्चे को लेकर भाग जाए तो उसकी सुरक्षा कौन रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब सदस्य लगभग सदस्य जो है घर में रहते हैं, इसलिए सुरक्षा जो है इनका महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना। अच्छे संस्कार इसके अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि एकल परिवार में जो बच्चे होते हैं वो सारे जो है संस्कारहीन होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में इसमें संस्कार ज़्यादा मिलते हैं। इसमें संस्कार जो है मिलते तो हैं लेकिन इतने ही, क्योंकि अगर ये मान लो एकल परिवार में दोनों माता पिता कमाने वाले हैं और बच्चे को नौकरों की जरूरत पड़ती है तो वो बच्चा फिर उसी माहौल में पले पड़ेगा। और यहाँ पर तो क्या दादा दादी सभी रहते हैं तो वो बच्चे को आराम से संभाल लेते हैं। इसके बाद हम एक बात करते हैं एकल परिवार के फायदों की। हाँ, इसमें जो है एकल परिवार के अंदर जो फायदे है वो है एक तो आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये भी इसके प्रमुख फायदे हैं। मतलब इसके 2 फायदे हो रहे हैं, यानी यहाँ पर एक तो आत्मनिर्भरता देते हैं, व्यक्ति जो है स्वयं पर डिपेंड होता है, अपने काम खुद करने लगता है। एक होते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि, काम जो है ज्यादा है, बढ़ने लग जाता है। और यहाँ इसके फायदे में आप देखोगे एक तो श्रम विभाजन होता है, एक और फायदा इसका श्रम विभाजन, काम बंट जाता है। यानी यहाँ पर जो है काम बंट जाता है, काम जो है अलग अलग हो जाता है, अलग अलग सदस्य अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे अलग अलग प्रकार से। एक है इसके अंदर जो है आपकी बचत भी जो है वो यहाँ पर लोग कर सकते हैं, आराम से बचत जो है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको एकल और संयुक्त परिवार के लगभग जो महत्व और जो बातें हैं वो समझा दी है। अब हम इसके दोषों पर चर्चा कर लेते हैं। एकल परिवार के दोषों की बात करोगे, एक तो संस्कारों की कमी, संस्कारों में कमी, बच्चों पर पूर्ण ध्यान नहीं देना, पूर्ण ध्यान नहीं देना, समय की कमी, ये 3 प्रमुख दोष होते हैं इसमें। एक तो बालक में संस्कार में कमी आ जाती है, आप मानते हो। दूसरे बच्चों पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा यहाँ पर अपने सदस्यों के लिए यहाँ पर समय की कमी होती है। वहां पर अगर आप दोष की बात करोगे, एक तो मतभेद हो जाते हैं, मतलब बहुत बार परिवारों में मतभेद हो जाते हैं, आपसे में जो सदस्य होते हैं उनके बीच में मतभेद होने के वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं उन परिवारों में। एक दूसरे खर्चा भी होता है दोस्तों, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात करोगे तो संयुक्त परिवार में खर्चे का जो बैलेंस है वो सबसे ज्यादा बिगड़ता है संयुक्त परिवार में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ विशेषताएं बता दी, एकल और संयुक्त परिवार के जो गुण, दोष, फायदे, कारण सब डिटेल्स बता दी। और ये सारे जो है आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो कारण है ये पसंद आएंगे, मतलब कि इनको आप ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये कारण अच्छे नहीं है। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल जो है हम इसी परिवार टॉपिक जो है हमारा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर आगे बहुत सारे परिवारों के प्रकार दे रखे हैं, लेकिन वो करवाने से कोई इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवार बनेंगे। हम कल से विवाह टॉपिक जो है वो प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डर रहे हैं, स्वस्थ रहें।